नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मान्यवर अडानी जी, मित्रवर अडानी जी, जो भी आप कहें, उनको जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली तो बहुत सारे लोगों के एंटीने खड़े हो गए। मेरा भी एंटीना टक से खड़ा हो गया और अंदर से सीआईडी के इंस्पेक्टर प्रद्युम्न आवाज़ देने लगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है गया। अब ये गड़बड़ क्या है क्या नहीं है, इसके लिए हमने थोड़ा सा डीप डाइविंग की, यानी समंदर में गहरे कूदे और कुछ जानकारियां निकालने की कोशिश की कि गड़बड़ है तो क्या है। इंस्पेक्टर सालुंके से भी मदद ली और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारे के सारे शक जो हमारे दिमाग में मोटे मोटे कीड़े की तरह उछल रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज हम बताएंगे कि अडानी साहब को क्लीन चिट मिली तो वो कैसे मिली। मैं अभी आया। शुरुआत करता हूं फोर्ब्स की एक खबर से। फोर्ब्स वो पत्रिका है जिसने अडानी जी को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी होने का खिताब दिया था और दुनिया भर के अमीरों के बारे में वही बताती है, कौन अमीर हो गया, कौन गरीब हो गया और आज कौन सी रैंकिंग पे चल रहा है। उस फोर्ब्स ने खबर छापी थी जिसमें यह बताया था कि अडानी ग्रुप ने $2.5 बिलियन के अपने ही शेयर खरीदे हैं। इस बात को लेकर एविडेंस दिखाई देते हैं। ये जॉन हयात की खबर है और ये खबर छपी थी 1 फरवरी को, यानी हिंडनबर्ग खुलासा होने के बाद। इसी तरह से बोरिस जॉनसन जो थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सुनक साहब से पहले बहुत सारी फजीयत कराने के बाद वो गए, फिर एक मैडम जी आई, उसके बाद उससे पहले वही थे। बहुत रोचक पर्सनैलिटी थी, बाल भी बड़े एकदम झबरे टाइप के रखते थे तो उनको अलग से लोग पहचानते थे। उनके भाई को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वो अडानी ग्रुप की कंपनी में डायरेक्टर बन गए थे। अब वो अडानी ग्रुप की कंपनी में डायरेक्टर कैसे बन गए थे, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक कयास ये है कि उनका पैसा अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टेड था, इसीलिए उनको डायरेक्टर बनाया गया था। और ये जो पैसा था, इसके बारे में ये लग रहा है कि जब भारत यात्रा पे आए थे जॉन मेजर, तो बाकायदा वो गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए थे, बुलडोज़र पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने गए थे। और ये एक अंदाज़ा हमको लगा था, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, और वो ये था कि मोदी जी के लिए प्रचार वो इसलिए शायद कर रहे हैं कि उनकी इधर उधर की कमाई जो है वो इन्वेस्ट करा दी है मोदी जी ने, अडानी साहब के पास सेट करा दिया है। और उसकी वजह ये है कि एक कंपनी में उन्होंने उस वक़्त ज्वाइन किया था, जॉनसन के भाई ने, और ज्वाइन करने के बाद में एक लंबे समय के बाद जब अडानी हिंडनबर्ग विवाद आया तो रिजाइन कर दिया और उनको मोटी तनख्वाह पर बड़ी जगह पे रखा गया था और बोले कि साहब मुझे जो है ना काम समझ में ही नहीं आया, इनको सबको छुआ ही नहीं है कमेटी ने। अब अगर आपने इन सबको नहीं छुआ, इनको छोड़ दिया, समझ में आता है, तो क्या किया? तो उस कमेटी ने ये किया, जैसा मैंने आपको वीडियो में अपने बताया था कि उसने वो किया कि भाई नियम क्या क्या बने हुए हैं और कंपनी के कागज पत्रों में उन नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया। आप अगर दफ्तर आए, आपने अटेंडेंस लगा दी, अंगूठा लगा दिया, शाम को दफ्तर आए, अंगूठा लगा दिया, दिन में आपने कोई काम नहीं किया, बाहर जाके आप शॉपिंग कर रहे थे, चाय पी रहे थे या घर जाके सो गए थे, तो ये जांच कमेटी कहेगी हमको एविडेंस मिले हैं। सामने वाला आता था, समय पे हाजिरी लगाता था, घर चला जाता था। इस तरह से इस मामले की जो रिपोर्ट के पॉइंटर्स बाहर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कमेटी ने सिर्फ ये देखा, जैसे कि इस कंपनी में कहीं से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि अडानी साहब की कंपनी में उन्होंने अपने ही पैसे खुद लगाए। अब फोर्ब्स की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, और उस सब के बावजूद इनको नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, इस चीज़ को आप समझें। इस चीज़ को बड़ी अच्छे से समझाया है एक रिपोर्ट ने, जो कि फॉर्च्यून इंडिया की है। फॉर्च्यून इंडिया ने जो रिपोर्ट निकाली है वो रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से अडानी साहब को
एक पूरी तरह से इस देश में कानून ही बदल दिया गया ताकि अडानी साहब फायदे में रहें। आपने इस कानून के बारे में चर्चा सुन ली होगी सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत, आज थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। हुआ ये है कि, और हम ये भी समझेंगे कि ये कानून जो बदला गया, इसके बदले जाने की टाइमिंग क्या कहती है। पहले ये समझ लें कानून क्या बदला गया। कानून था, एक है हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी एक ऐसा कानून जिसमें आप काले धन को सफ़ेद करने के जो तरीके अपनाते हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। यानी उसमें पहले ही धर लो, सत्येंद्र जैन जो सूख के काटा हो गए हैं जेल में, अभी तक उनके खिलाफ केस चलना शुरू नहीं हुआ है, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह के केस में मुकदमा चल रहा है। यानी सख्त कानून है। इस कानून को 2018 में मोदी जी की सरकार ने बदल दिया। अब 2018 में इसको क्यों बदला गया होगा, इसका अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो मैं 2016 में जाना चाहूँगा। 2016 में इस देश में एक बड़ा लीक आया था, दुनिया भर में आया था, जिसको कहते हैं पनामा पेपर लीक। पनामा पेपर्स वो कागजात थे जिसमें दुनिया भर के अलग अलग तरह के लोगों के जो पैसे उन कंपनियों में लगे हुए थे, शेल कंपनियों में, जो कि अलग अलग टैक्स हेवन देश हैं, कैमल आइलैंड, मॉरिशस वॉरिशस, तमाम सारे, उन जगहों पे जो पैसे लगे हुए थे उनका नाम था, उसने कैसे पैसे लगाए हुए हैं, इसको लेकर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर नवाज शरीफ फंसे, उसी रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सब फंस गए थे। लेकिन 2016 में हमारे देश में रामराज्य आ चुका था, इसलिए उस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम आया, वो सुरक्षित हैं, ऐश्वर्या राय का नाम आया, वो सुरक्षित हैं, अनिल अंबानी का नाम आया, वो सुरक्षित हैं, और उसी लिस्ट में माननीय विनोद अडानी जी का भी जिक्र था। और ये बताया गया था कि किस तरह से विनोद अडानी का जिक्र ही नहीं था, ये भी था कि किस तरह से विनोद अडानी ने अपना नाम तक बना लिया था, उसमें शाह जोड़ दिया था। खैर, वो 2017 में रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आने के बाद एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई कि अगर कोई कंपनी है, मॉरिशस में है या कहीं पे कैमन आइलैंड, कहीं पे भी मान लीजिए, वो कंपनी अगर भारत में शेयर खरीदती है या किसी कंपनी में पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, अडानी जी की कंपनी का एक हिस्सा खरीद लेती है, तो आप पता कर सकते थे कि ये कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है। कैसे पता कर लेते थे? एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पूरा का पूरा पैसा तय करते हैं, कहाँ लगाना है, इतना कहाँ लगाना है, इतना कहाँ लगाना है, इतना कहाँ लगाना है, इतना गोल्ड वाली कंपनी में लगाऊंगा, इतना रियल एस्टेट में लगाऊंगा, इतना हाईवे में लगाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊंगा। तो क्या हुआ कि ये जो कानून था, इसमें मोदी सरकार ने एक परिवर्तन किया कि भैया पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उसका जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसको इससे लाभ मिलेगा, इस शेयर को लगाने से जो मुनाफा कमाएगा, सीधी सी बात है, तो वो आदमी जो मुनाफा कमाने वाला है उस आदमी की परिभाषा में एक बदलाव कर दिया इन्होंने। अंतिम रूप से मुनाफा कमाने वाला आदमी और मुनाफा कमाने वाला आदमी, इन दोनों का अंतर स्पष्ट करके और ये कर दिया कि भारत में अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कोई विदेशी कंपनी किसी कंपनी में पैसा लगाती है तो उसको अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सबसे पहले आखिर में पैसा किसका है। आप सिर्फ ये बता दो कि भाई पैसा फला कंपनी का। जैसे कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि वो LIC है या बहुत सारे वो जो, मान लीजिए वो वॉरेन बफेट का हेज फंड है। हेज फंड क्या होता है? ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में अलग अलग फंड होते हैं। मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मेरे पास 2000 करोड़ है, किसी का 5000 10,000 करोड़ रुपए, वो फंड को दे देते हैं। वो फंड क्या करता है? अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है और उस फंड ने इंडिया की किसी कंपनी से सामान खरीदा। तो जो सरकार ने कानून बदला उसके हिसाब से आपको ये जानने की अब अधिकार नहीं है सरकार को कि इस फंड में पैसा किसने लगाया था। यानी विनोद अडानी जी को अगर भारत में अडानी जी के शेयर खरीदने हैं तो वो किसी भी एक अर्जी फर्जी छोटा बड़ा फंड बनाकर उस फंड में पैसे लगाकर उससे कहे भैया मेरी कंपनी का शेयर खरीद ले। तो
बस वो खरीद लेगा। लेकिन यहाँ पे जब लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में ये दिखाई देगा कि भैया वो जो फंड है उसने शेयर खरीदा था, लेकिन ये कहीं नहीं आएगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था, अंतिम रूप से लाभ किसको हुआ। विनोद अडानी का नाम इसमें नहीं आएगा, ऐसे समझ लीजिए। यानी कोई भी आदमी एक दूसरे फंड के जरिए भारत में कुछ भी खरीदवा ले तो उस फंड को भारत में, उसको मैं शब्द सरल बनाने के लिए फंड बोल रहा हूँ, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पीछे से पैसा किसका है, पहले बताना पड़ता था। तो उसी से पनामा पेपर्स में आपको पता लगा कि साहब अमिताभ बच्चन का पैसा विदेश में एक ऑफशोर कंपनी के जरिए लगा था। अब पैसा आएगा तो फला फला कंपनी का पैसा है, उस कंपनी में किसका पैसा था इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2018 में मोदी सरकार ने कानून को ऐसा बना दिया कि भैया आराम से आप जो है अब आप ऑफशोर कंपनियों में जाओ, काला धन लेके जाओ, रिश्वत का पैसा, जैसा भी पैसा हो। मैं आपको बता चुका हूं उन कंपनियों के जरिए भ्रष्टाचार कैसे होता है, फिर भी सरल करके बता देता हूं। ऐसे समझिए कि मैं एक बहुत बड़ा मिनिस्टर हूं, मैंने किसी आदमी को कहा मैं आपको कोयले की खदान देता हूं। उसने कहा ठीक है हुजूर आपका क्या होगा। मैं कहूँगा जी मेरा होगा 700 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए कैसे दें। तो मैं कहूँगा देखो भाई, आलू बुखारा एंटरप्राइजेज या कुत्ता घसीट एंटरप्राइजेज नाम से मेरी एक कंपनी मॉरिशस की, उसके 600 करोड़ रुपए जो मुझे देने वाले उसके शेयर खरीद दो, वहाँ पे उस कंपनी के शेयर तुम खरीद लो। अब वो कंपनी जो है वो इसी काम के लिए बनी हुई है कि यहाँ से ये हवाला के ज़रिए या किसी तरीके से उस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और उस कंपनी का मालिक इनडायरेक्ट तरीके से मैं हूँ, तो वो पैसा मेरा हो गया। अब उस कंपनी को मैं लेके कहीं पे भी कुछ करूँ, वो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके लिए ना तो कोई आपको इंक लगा के सही पकड़ लेगा, ना कोई आपके अकाउंट चेक कर लेगा, ना कोई आपसे कहेगा इतनी कमाई कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ जो कंपनी है वो भी सीधे मेरी नहीं है, घुमा फिरा के। तो लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा है ये पता लग जाए तो आप पता कर सकते हैं भैया इस कंपनी ने अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया, क्योंकि पैसा अब जो बाहर है वहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ किसी कंपनी के शेयर खरीदना है, कहीं इन्वेस्ट करना है उस पैसे को, तो वो काम आसान कर दिया गया। क्योंकि अब वो कंपनी खरीदेगी तो कोई ये नहीं पूछेगा कि पीछे से किसका है ये पैसा, असली मालिक कौन है, असली इसमें बेनिफिशियरी कौन है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं पूछा जाएगा, सिंपल बेनिफिशियल ओनर पूछा जाएगा, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर नहीं पूछा जाएगा। दोनों में अंतर है। तो ये जो कंपनी है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो फंड हैं, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक कौन है ये जान लीजिए और खुश रहिए। भारत की एजेंसी को इतना ही बताने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अल्टीमेटली इसका मालिक कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, यानी जो पैसा लग रहा है उसका मालिक कौन है। और जब इस तरह से पैसा आएगा तो आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि अडानी जी का अपना पैसा उन्होंने भारत में लगाया हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपको 2-4 लेयर पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कानून बदला मोदी जी ने, उस कानून को बदलने से इस तरह से बाहर से नंबर 2 का पैसा, दूसरी तरीके का पैसा, जिस भी तरीके का पैसा हो सकता है उसको भारत में लगाना कर दिया गया आसान। और अब जब ये जांच करने के लिए जाती है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, तो उसके सामने सेबी का कानून रखा हुआ, और सेबी का कानून कहता है कि सर आपको जो है बेनिफिशियल ओनर की जानकारी हमको देता है इन्वेस्टर, वो हम आपको दे रहे हैं। 2019 में सेबी को अपने कानून में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि जब पीएमएलए एक्ट बदल गया, देश का कानून बदल गया, तो संस्थाओं के कानून भी बदलेंगे। तो सेबी कह रही है कि हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का नाम है ही नहीं, हमारे पास तो असली इन्वेस्ट करने का नाम ही नहीं है। हमको तो जो कानून के हिसाब से उसको डिक्लेयर करना चाहिए बेनिफिशियल ओनर का, बेनिफिशियल ओनर का नाम अडानी ग्रुप ने हमको बनाया हुआ है, ये फाइल ले जाओ। इससे पता चलता है कि ये जांच कितनी हवाई तरीके से हुई है। कहीं एक इच्छा ही नहीं रही है कि उनको पकड़ा जाए। और एक चीज़ सोचिए कि जांच हो रही है तो बंद लिफाफा खेला जा रहा है, किसी को नहीं बताना है जी, किसी को पता ना चल जाए, चुपचाप बयाना, सब कुछ चुपचाप हो रहा है। लेकिन क्लीन चिट के नाम पे जो उल्टा सीधी जैसी भी जांच आई है, जब वो आती है तो उसका ढोल पीटा जाता है, मीडिया के पास पहुंच जाती है।
अब अगर आप इसको और आगे सोचें तो आपके दिमाग में आएगा, क्या ये ऐसे ही रहेगा मामला, क्लीन चिट फाइनल मान लें? नहीं। अब जो जांच हो रही है, जो सेबी कर रही है, अगर सेबी ईमानदारी से जांच कर पाती है और अगर सेबी जो अल्टीमेट बेनिफिशियल डिस्क्लोजर का कानून ना होने के बावजूद, चलो भाई हमको घोषित नहीं करना है, लेकिन है कौन ये तो जान सकती है सेबी किसका पैसा आ रहा है, क्योंकि जो कानून की मूल भावना है वो मूल भावना है गंदे पैसे को भारत में नहीं आने देना, काले को सफ़ेद ना किया जा सके। तो सेबी अगर इसमें जांच में आगे बढ़ती है और अच्छी तरह से पोल वोल खोल देती है, किसी प्रेशर में नहीं आती है, कुछ नहीं करती है, तो ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। इसीलिए सेबी 3 महीने और मांग रही थी और उसने दुनिया भर के लोगों के साथ में काम कर रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अरबों रुपया है, अरबों रुपया इसमें स्टेक पे लगा हुआ है, अडानी जी की प्रतिष्ठा इसके स्टेक पे लगी हुई है और इसके साथ साथ इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। इसलिए सेबी के लिए भी आसान काम नहीं होगा कि जांच रिपोर्ट अपनी जांच करके दे दे, उसके ऊपर भी सैकड़ों दबाव काम कर रहे होंगे। और इस बीच में ये सारा घटनाक्रम आप जब समझते हैं तो आप 16-18 जब आएंगे, तो 16 में जब आ गई आपके पास पनामा पेपर्स आ गए और 18 में ये कानून क्यों बदला आपने, जब आपको पता था कि लोग उस तरह से घुमा फिरा के वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, कि आपने इसलिए बदला कि उन सब लोगों को बचाया जा सके? चलो कोई बात नहीं, गलती से बदल दिया। जब 21 में आपके पास में पेंडोरा पेपर्स आते हैं, फिर वही सेम कहानी आती है, तब आप रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? और अब हम देखेंगे अडानी जी की तरक्की की स्थितियां और ये घटनाक्रम। एक चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, अडानी जी कैसे ऊपर बढ़ने शुरू हुए हैं। इसी चार्ट में आपको 2018 दिखेगा, 2019 दिखेगा और 20 दिखेगा। 18 से पहले अडानी जी वो धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब ऐसा अनुमान है मेरा कि जब ऐसा नियम ही आ गया कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, वहाँ का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, ये बताए बगैर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो एक दूसरे हाथ से इधर से घुमा के उधर से घुमा के विनोद भाई साहब ने जितना चाहे वो इन्वेस्ट करा सकते हैं। और यही दिखाई दे रहा है, जिस तरह की प्रतिष्ठा अडानी ग्रुप ने अर्जित की है उसके हिसाब से लग रहा है कि 2018 के बाद से जब चुनाव बदल गया, ये कानून बदल गया, 2019 में सेबी ने भी मांगना बंद कर दिया, उसके बाद अडानी जी का रास्ता निष्कंटक हो गया। जितना चाहो पैसा बाहर से लाओ और उसको उड़ाओ। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, अडानी हिंडनबर्ग केस में अब जो आपके सामने स्थितियाँ आ रही हैं, हम सब भूल चुके हैं पहले क्या क्या हुआ है। मैं चाहूँगा पुराने वीडियो निकाल के देखें, किस तरह से चाइना से इंपोर्ट हुआ माल, किस तरह से महंगी मशीनें अपनी कंपनी से खरीद ली, क्या क्या हुआ है वो सब आपके सामने आएगा। और ये तो आपके सामने आ ही चुका है, ये कहा जा चुका है कि वो जो हमारे वहाँ से विनोद भाई साहब की कंपनी वाले या जो भी कंपनियाँ थीं जिनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी विनोद भाई साहब हो सकते हैं, वो कंपनियां यहाँ पे अडानी के शेयर खरीदती थी, अडानी के शेयर का दाम बढ़ जाता था, उसको वो उसके ऊपर कर्जा ले लेती थी प्लेज करके। ये सब तो आ ही चुका है। तो अब इस पूरे मॉडल को अगर आप समझें तो आपको ये समझ में आएगा, जो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया मुझे लगता है वो ये है कि 2016 में पनामा पेपर आने के बाद, विनोद अडानी भाई साहब का नाम आने के बाद और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो मित्र हैं उनके फंसने के बाद में इस देश के कानून को बदला गया। और इसलिए बदला गया ताकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी का किसी को पता ही ना चल पाए कि किसका पैसा देश के शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो रहा है। और उस कानून का फायदा उठाकर अडानी साहब ने, बार बार कह रहा हूं ये मेरा अनुमान है, ये कहीं पे कुछ साबित नहीं हुआ है, मेरा अनुमान है, ऐसा मुझे लगता है, अडानी साहब ने उसको पूरा का पूरा फ़ायदा उठा के और वो सब किया जिसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगा था। और सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी ने अभी शुरुआती जांच की है उसमें उसने इस सारे पहलुओं को छोड़ दिया और बहुत शराफत से छोड़ दिया, ये कहकर कि कानून में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। और उनके हिसाब से कानून में आपको अल्टीमेट बेनिफिशियरी न बता के सीधे बेनिफिशियरी बताना है। बेनिफिशियरी बताया हुआ है, सभी को नियमों का पालन हुआ है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। उम्मीद करता हूं कि अब आप डिटेल से खेल समझे होंगे
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अडानी साहब क्यों इतना बड़ा कांड करने से पहले ही उससे बचने का इंतज़ाम करके चले थे, लेकिन बचा नहीं जा सकता। आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेपीसी करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।